बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला कुन जो इक़दाम है वो उठा लिया गया है। क्या हुआ पेशावर हाई कोर्ट में, समात का अहवाल आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साइफ़र मुकदमा था जिसकी अपील में इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, 2 रुकनी बेंच ने आज समात की है और FIA की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी है। बड़ा झटका जो है वो इस केस में FIA को लगा है। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं इस समात के हवाले से भी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो है वो नॉर्मल मुकदमात की समात होती रही है। बहरहाल ये दो इंपॉर्टेंट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज कुछ खास खबर नहीं है। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो आगाज़ करता हूँ जी पेशावर हाई कोर्ट से, जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला हुआ है। अच्छा, इसमें आज हुआ ये है कि इतना इम्पोर्टेंट मामला था मखसूस नशिस्तों वाला, और इस केस के अंदर बाबर अवान और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं उन्होंने आज पेशावर हाई कोर्ट पेश होना था और जो दलाइल थे वो देने थे। लेकिन आप देखें PTI की जो लीगल टीम है, मतलब है कि इस हवाले से पहले भी कंसर्न्स का इजहार किया गया था। कुछ तफसीलात भी आपके साथ मैंने शेयर की थी कि शायद ये लीगल टीम इमरान खान साहब के मुकदमात को उस तरह से आगे नहीं लेकर जा रही जिस तरह से इन्हें लेकर जाना चाहिए था। और आज प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया कि पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का इतना इंपॉर्टेंट केस था और ये दोनों वकील जिन्होंने आज दलाइल देने थे ये अदालत में पेश ही नहीं हुए। वो तो भला हो काजी अनवर साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने PTI को अच्छा जो रिप्रेजेंट है वो किया और बड़ा रिलीफ लेने में वो कामयाब हुए। अच्छा, इस सिलसिले में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आज आए भी थे हाई कोर्ट में। मैं अभी कुछ देर पहले हाई कोर्ट में ही था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट आमने सामने ही है। तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस है, तो पैदल मैं वहाँ पर जाकर और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चीज़ें वगैरह देख लेता हूँ। तो बहरहाल जी, वहाँ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो थे वो मौजूद थे और उनका ये कहना था कि मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर उन्होंने दलाइल देने ही नहीं थे। ये जो दलाइल थे वो बाबर अवान की जानिब से दिए जाने थे और बाबर अवान साहब कहाँ पर है, कोई उनका अता पता नहीं है। बहरहाल काजी अनवर साहब ने आज मामले को संभाला और उन्होंने जो 5 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने की, उनसे ये इस्तदा की कि इसमें थोड़ा सा उनको वक्त दे दिया जाए। वैसे तो वकीलों ने आना था आज, बाबर अवान और अली ज़फ़र ने, लेकिन वो आज नहीं आए, तो कुछ वक्त दे दिया जाए तो दलाइल तैयार करके तो मैं अदालत को दलाइल दे दूँगा। इस पर अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया कि देखिए 5 रुकनी बेंच है बैठा है इस मामले के ऊपर और नॉन सीरियसनेस है कि आपके वकील ही नहीं अभी तक आए। तो बहरहाल इस पर फिर अदालत ने ये किया जी कि अटॉर्नी जनरल और जो दीगर जमातें थीं, मौलाना फजल रहमान की जमात, पीपल्स पार्टी की जमात, इनसे कहा और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं इनसे कहा कि आप आज दलाइल दे दें, तो PTI के जो दलाइल हैं वो फिर हम बाद में कर लेंगे। तो इस पर जी लार्जर बेंच के सामने जो दलाइल हैं वो दिए गए और अटॉर्नी जनरल और दीगर जो जमातों के वकील थे और इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी दलाइल दिए। अच्छा, इस पे काजी अनवर साहब ने 1-2 पॉइंट्स रेस किए। उन्होंने ये कहा जी कि आइन के मुताबिक दूसरी जमातों को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं दी जा सकती और सुन्नी इत्तेहाद में जब ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने जो मुंतखब हो गए थे, तो उसके बाद जो मखसूस नशिस्त थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई थी। ज़ाहिर सी बात है, आप मखसूस नशिस्त तब देते हैं जब आप की रिप्रेजेंटेशन हो और जमात में कोई हो, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद की तो अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं है कि इनके कोई दर्जनों लोग इलेक्ट होकर आए हों, तो PTI के लोग इनमें शामिल हुए थे। तो उसके बाद इन्होंने मखसूस नशिस्तें देनी थी। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मेन कंसर्न ही ये था जी कि इन्होंने जो मखसूस नशिस्तें के हवाले से जो फहरिस्त है कि ये होनी चाहिए, इन जो उम्मीदवार हैं इनको मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएँ, वो लेट दी थी, तारीख गुजर चुकी थी। तो इस पर काजी अनवर साहब ने ये 2 पॉइंट्स क्लियर किए। अच्छा, ये पॉइंट आगे चलकर भी मज़ीद भी क्लियर होता है जब अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील और दीगर ने जो दलाइल हैं वो दिए। अच्छा, एक तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा जी कि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और ये अपनी नौइयत का एक अलहदा ही किस्म का केस है। अच्छा, अगर अपनी नौइयत का अलहदा ही किस्म का ये केस है और इस केस के अंदर
इस तरह का जो केस है वो पहले नहीं आया, तो फिर कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मखसूस नशिस्तें, चले PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलाट नहीं की, तो वो कैसे दूसरी जमातों को ये नशिस्तें जो है वो अलाट कर सकता है। और फिर इस हवाले से अदालत ने भी कहा कि लिस्ट फराहमी का जो तरीक़ाकार है वो इलेक्शन एक्ट के अंदर मौजूद नहीं है, कि किस तरह से लिस्ट फराहमी का जो मेन तरीक़ाकार है। तो अब इन रिमार्क्स के बाद ये वाला जो पॉइंट है इलेक्शन कमीशन का कि जी तारीख़ चली गई थी और फहरिस्त तारीख़ के अंदर फराहम नहीं की गई। देखें, जब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं तभी तो मखसूस नशिस्तें उनको मिली हैं, तो उसके बाद ही उन्होंने फहरिस्त देनी थी। उससे पहले वो कैसे फहरिस्त दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को तो मखसूस नशिस्तों पर नहीं लाना था, वो तो इलेक्शन में नहीं जीते और अटॉर्नी जनरल खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फिर उनके ऊपर किस तरीके से अप्लाई हो सकता है। तो बहरहाल अदालत ने भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि PTI के हक़ में गया कि लिस्ट फराहमी का जो तरीक़ाकार है वो एक्ट में मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा जी कि ये इलेक्शन कमीशन में तो रजिस्टर्ड जमात है, लेकिन पार्लिमानी पार्टी इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनकी अपनी कोई नशिस्तें नहीं हैं। फिर जी कामरान मुर्तज़ा और फ़ारूक नायक ने भी दलाइल दिए और कहा जी कि ये नशिस्तें हमें ही मिलनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की जमात का ये हाल है, जो बड़ी आइन की चैम्पियन बनती है कि अपनी मखसूस नशिस्तें तो ली हैं, लेकिन PTI की मखसूस नशिस्तें भी कहते हैं जी कि वो भी हमें दे दें। फिर इसी तरीके से जी अदालत ने मज़ीद ये कहा जी कि अगर कोई जमात रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड है और वो पार्लिमानी जमात नहीं है, अब ये कैसे तयन होगा जी कि वो पार्लिमानी जमात नहीं है। इस हवाले से भी कानून के अंदर कोई वाज़े जो जिक्र है वो मौजूद नहीं है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस केस के अंदर जो PTI के हक़ में गए। अलबत्ता उनके जो वकील थे वो अदालत में पेश भी नहीं हुए, फिर भी उनको जो है वो आज रिलीफ भी मिला। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर वकला के दलाइल में, और फिर इंपॉर्टेंट सवाल थे जिनके हवाले से कन्विंस नहीं किया जा सका अदालत को। तो एक हद तक तो चलो आप डिफेंड भी कर सकते हैं मामले को कि चलें मखसूस नशिस्तें अलाट ही नहीं की, लेकिन दूसरी जमातों को अलाट करना, यहाँ पर आकर मामला सारा का सारा फंस चुका है। तो बहरहाल ये आज की समात की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इस पर अब अदालत ने ये कहा है जी कि कल 9 बजे दलाइल तलब कर लिए PTI से, और काजी अनवर साहब होंगे जो PTI की तरफ से जो दलाइल हैं वो देंगे, या बाबर अवान साहब अगर पहुंच गए कल तो वो दलाइल दे देंगे। नहीं तो ओवरऑल जो समात है ये बड़ी फेवर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। तो बहरहाल देखें इसमें फ़ाइनल फ़ैसला क्या आता है, लेकिन दूसरी जमातों को नशिस्तें देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को महंगा पड़ सकता है और उनका जो फ़ैसला है वो रिवर्स हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर पार्लियामेंट नामुकम्मल होगी, फिर एक और नया जो मामला है वो भी खुल जाएगा, और ऐसे नए मामले अब अदालतों में खुलने ही खुलने हैं। जिस तरीके से कुछ इलेक्शन के बाद जो सारे इक़दामात वगैरह किए गए। तो ये जी आज की समात का अहवाल था। फिर इसी तरीके से जी आज एक और अहम समात हुई है, और ये भी बताता चलूँ कि जो पेशावर हाई कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच है, ये कल 9 बजे इन्होंने जो दलाइल मांगे हैं उसके बाद फ़ैसला करना है इन्होंने। ये नहीं कि ये समात अब मज़ीद आगे जाएगी, आगे नहीं जानी, ये बस डिसाइड हो चुका हुआ है कि आज ही पहले वैसे तो होने थे, और हो सकता है आज ही फ़ैसला महफूज हो जाता और सुना दिया जाता, लेकिन अब ये होगा कि कल PTI के वकील दलाइल देंगे, उसके बाद फ़ैसला महफूज हो जाएगा और फिर फ़ैसला सुनाया जाएगा। साइफ़र केस के हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपको मैं जो है वो आपके सामने डिटेल्स रखता हूँ जी। साइफ़र केस में आज समात में ये हुआ है जी कि जो FIA के प्रोसिक्यूटर है जिन्होंने ये कहा था कि ये केस ही काबिल समात नहीं है क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आप अपील में जा ही नहीं सकते, ये जी FIA प्रोसिक्यूटर ने कहना था जी। और उन्होंने कहा जी कि इसको रिजेक्ट किया जाए, अपील को, ये काबिल समात ही नहीं है। तो इस नुक्ते के ऊपर आज उन्होंने दलाइल दिए और इन दलाइल को अदालत की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है, और ये जो इस्तदा थी वो रिजेक्ट कर दी गई है FIA प्रोसिक्यूटर की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हुकूमत जो वकील हैं इनको कहा गया जी कि मंडे वाले दिन इस केस के मेरिट्स के ऊपर जो दलाइल हैं वो होंगे। मैं ये वाज़े करता चलूँ कि FIA जो था वो केस के मेरिट्स के ऊपर डिस्कस करने से बार बार कतराता रहा, वो नहीं डिस्कस करना चाहता था, केस के मेरिट के ऊपर नहीं आना चाहता था, जो फेयर ट्रायल नहीं हुआ इस केस में उसमें नहीं आना चाहता था, बल्कि ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से इस केस के मेरिट पर भी ना जाया जाए, ट्रायल पर भी ना जाया जाए और ये दरख्वास्त भी रिजेक्ट हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा जी कि दरख्वास्त काबिल समात नहीं है और 2 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। तो ये तो उनकी
मुस्तरद हो गई और इसके ऊपर आज ये हुआ जी कि मेरिट्स के ऊपर जो दलाइल हैं वो तलब कर लिए गए हैं। तो अब साइफ़र केस का भी जो तिया पांचा है वो होने जा रहा है और वो जो कुछ हुआ इस ट्रायल के अंदर, जेल के अंदर ये ट्रायल किया गया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो 2 रुकनी बेंच है, मियां गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं इस केस का ट्रायल 2 मरतबा वो कालअदम करार दे चुके हैं क्योंकि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए, एक मीडिया को इजाज़त नहीं दी गई और इस तरह से 2 मरतबा वो ट्रायल को कालअदम करार दे चुके हैं। और अभी भी सेम ही नोयत की चीज़ें हुई हैं। मसलन मीडिया को जो है इजाज़त तो हुई लेकिन वो बहुत कम जो एक्सेस थी वो होती थी और गुफ्तगू होती रही लेकिन बहुत कम वो होता था। फिर उसके बाद यानी कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी। फिर इसी तरीके से जो ट्रायल किया गया उसमें भी फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। मिसाल के तौर पर आप देख लें जी कि जिस तरह से गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए और उनके ऊपर जो जिरा की गई वो कौंसल को मुकर्रर कर दिया गया और सुबह से लेकर रात तक जो ट्रायल था वो चलाया जाता रहा। और इस केस के अंदर फिर जिस तरह से गवाहों के ऊपर जिरा हुई, जो कौंसल थे वो एक हुकूमत की तरफ से वकील हो जाते, यानी कि हुकूमत की तरफ से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को खुद ही अदालत ने वकील दे दिया, हालांकि उनके अपने प्रोसिक्यूटर्स वकील मौजूद थे। तो इस पर जी किस तरीके से जो जिरा हुई कि 48 घंटों के अंदर कोई 22 गवाहों के ऊपर जो जिरा थी वही मुकम्मल कर ली गई, यानी कि गवाहों को लाया ही नहीं गया कि उनके ऊपर इमरान खान के वकील जो हैं वो जिरा कर सकें। और फिर किस तरह से जो 342 का बयान है वो भी उस तरह से नहीं हो पाया और फिर बड़ी जल्दी में अदालत की जानिब से जो फ़ैसला था वो सुनाया गया और फिर उसके बाद ये फ़ैसला अब चैलेंज किया गया, लेकिन फेयर जो ट्रायल था उसके जो तकाजे थे वो मुकम्मल नहीं हुए। तो ये वो तमाम तर रीज़न्स थी, चीज़ें थी जिसकी वजह से जो FIA है ज़ाहिर सी बात है वो नहीं आना चाहता इन मामलात के ऊपर, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये जो केस है अगर मेरिट्स के ऊपर हम आ गए तो ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, ना सिर्फ डिस्कस होंगी और कालादम होंगी बल्कि ये भी राज खुलेंगे कि किस तरह से अदालत के अंदर जो ट्रायल है वो चलाया गया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी केस में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मानत का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिस्टर सलमान सफदर ने जिस तरह से इस केस के परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे, आज़म खान के हवाले से उन्होंने बताया कि कैसे आज़म खान जो है वो पहले इसमें मुलजिम थे और फिर उसके बाद वो लापता हो गए कुछ दिन और फिर उसके बाद इस केस के अंदर वो अचानक से गवाह बन गए। और इस केस के अंदर जो चार्जशीट है उसमें साइफ़र कहाँ पर है जिसको बुनियाद बनाकर केस बनाया गया, उसका तो वो है ही नहीं साइफ़र इसके अंदर। और FIR जो है वो हुई या मुकदमा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस केस को उड़ाकर उन्होंने रख दिया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए थे, जो FIA प्रोसिक्यूटर थे वो जवाब नहीं दे पाए थे। इसी वजह से अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर जो ज़मानत थी वो इमरान खान साहब को दी थी। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट तक ज़मानत दे देती है, वहाँ से सवाल उठते हैं। तो हाई कोर्ट के अंदर जब ना सिर्फ इस केस के हवाले से ये जो ट्रायल है, ये सज़ाएँ, ये फ़ैसला कालादम होगा, बल्कि ये जो हुकूमती इदारे हैं उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे जब चीज़ें खुलकर पब्लिक के सामने आएंगी कि कैसे ट्रायल चलाया गया। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा, लेकिन जब हाई कोर्ट में तो कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं होगी और हाई कोर्ट में तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट होंगी, रिपोर्टर्स हम वहाँ मौजूद होंगे, हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसमें जो बतौर इदारा FIA के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि यार वो उन्होंने किस तरीके से ये जो ट्रायल है वो चलाया है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी सवाल उठा चुकी है, जो सहाफ़ियों को नोटिस किए गए थे। तो FIA का भी यहाँ पर बहुत सारे जो सवालात हैं वो उनके ऊपर उठेंगे ही उठेंगे। तो ये वो बेसिक रीज़न थी जिसकी वजह से वो नहीं आना चाहते मेरिट की तरफ और चाहते थे कि ऐसे ही हो जाए, और रिजेक्ट कर दी है हाई कोर्ट ने उनकी प्ली। और मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर भी है और एक अच्छा रिलीफ भी है कि अब मेरिट्स पर जब सुना जाएगा तो मज़ीद जब एक्सपोज होंगी और इमरान खान साहब के हवाले से मज़ीद जब मालूम होगा कि ये बोगस केसेस है, बल्कि प्रूव हो जाएगा कि ये बोगस केसेस हैं। ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर वो सेनेटर मुशाहिद हुसैन खड़े होकर कहते हैं कि इमरान खान के केसेस ख़त्म किया जाएँ, उन्हें सियासी केसेस हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो सियासी केसेस का मतलब क्या है कि सारे बोगस केसेस हैं और ये जो सज़ाएँ हैं ये भी इसी तरीके से हुई हैं। तो ये नाज़रीन 2 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं आज। मज़ीद जो भी होता है आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।